अभी आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसमें से कुछ पॉइंट्स तो हमारे ऑलरेडी हो भी गए हैं, मतलब उसको हमें बस रिपीट करना है। और रही बात इस फाइल की, तो क्लास हो जाता है तो वो आपको शेयर हो जाएगा फाइल, तो आराम से बाद में लिखते बैठना, हम उसको बस डिस्कस कर लेंगे कि आज तक हमने इलेक्शन कमीशन 1950 से आर्टिकल 324 में, जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तब से डेमोक्रेटिक कंडीशन है इंडिया में, तो ठीक है भाई, इलेक्शंस होते हैं, वोटर्स जाते हैं, 2 हाउसेस है, लोकसभा है, राज्यसभा है, इसके अलावा असेंबली है, काउंसिल है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फेयर इलेक्शन। और फेयर इलेक्शन के लिए आपको हर बार अच्छे रिफॉर्म्स लाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। मतलब जितने अच्छी चीज़ें हम लोग इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जितना इलेक्शन को हम लोग फेयर रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही डेमोक्रेसी जो है वो जीवित रहेगा। तो इसी कारण पिछले 10, 20, 30, 40 सालों में जो कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, रिफॉर्मेशन हमें दिखता है इलेक्शंस को लेके, उन चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। ऐसे बहुत ज़्यादा ये समझने वाली चीज़ें नहीं हैं, तो उसको हम लोग बस डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि अभी यहाँ आप लिखने के चक्कर में मत बैठो, अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो यही क्लास 1.5 घंटे की निकल जाएंगी। बेटर वे हम लोग बस डिस्कस करेंगे और फाइल आपको फिर बाद में शेयर किया जाएगा, ठीक है। सो पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये जो मशीनरी चलता है इलेक्शंस का या फिर इलेक्शन कमीशन का, ये कैसे चलता है। मतलब आज तक तो आपने ठीक है बस इतना ही देखा है कि आर्टिकल 324 है इलेक्शन कमीशन को लेके, ये जो बॉडी है ये मल्टी मेंबर बॉडी है, एक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी जो है वो 2 इलेक्शन कमिश्नर। सही में लगता है कि जिस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहाँ पे लगभग 98 करोड़ इतने वोटर्स हैं, इतने वोटर्स का काम, इतना लोकसभा का इलेक्शन बस ये 3 लोगों से चलता होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इसी कारण ये जो इलेक्शन का मशीनरी दिखेगा, ये बहुत मतलब ऐसे ग्रास रूट तक आपको फैला हुआ दिखेगा। तो हम थोड़ा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे ऊपर ये क्या ऑफिसर रहता है, कौन से ऑफिसर रहते हैं और उनके अंडर में कौन कौन से ऑफिसर रहते हैं, जिस कारण ये जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है हम उसको कंप्लीट अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर जो ऑफिसर रहते हैं, आर्टिकल 324 में ही इसको लेके प्रोविज़न मिल जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324, द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया प्रोसेस द अथॉरिटी टू ओवरसीज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द इलेक्ट्रल प्रोसेस फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब सेंटर लेवल पे एक ही पर्सन ऐसा है जो पूरे इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन का हेड दिख रहा है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे अगर हम लोग देखें, जैसे एग्जांपल लेंगे कि ठीक है नेशन, तो नेशन के लिए एक जो ऑफिसर दिख रहा है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन नेशन में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, तो अलग अलग स्टेट्स के लिए भी तो एक इंडिविजुअल ऑफिसर होगा। जैसे देश के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वैसे ही हर स्टेट के लिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट लोकसभा के इलेक्शन है, तो महाराष्ट्र स्टेट के लिए अब अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर हमें एक पोस्ट दिखेगा जिसको हम लोग कहते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। मतलब यहाँ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके नीचे हर स्टेट में जो एक एक ऑफिसर रहेंगे, उन्हें हम लोग कहेंगे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अब ये रहे स्टेट के हेड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। लेकिन फिर से वही बात है कि ठीक है स्टेट है, तो स्टेट में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट पे जो ऑफिसर हमें दिखेगा उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो इस तरीके से चयन रहेंगी पूरे इलेक्शन सिस्टम की, पूरे इलेक्शन प्रोसेस की। इसके अलावा भी हमें देखना है कि इसके अलावा और कौन से पोस्ट रहते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं फेयर इलेक्शंस को लेके। इसके बाद इन द सेंस उनके नीचे नहीं, लेकिन इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो है रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बेसिकली जिस जोन के, मतलब जिस जोन में, एक पर्टिकुलर जोन में अगर इलेक्शन हो रहा है तो ऑफकोर्स उस जोन का एक रिटर्निंग ऑफिसर है, और उस रिटर्निंग ऑफिसर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वहाँ के इलेक्शन एकदम सही तरीके से हो, वहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो, कोई चोरी ना हो। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटर्निंग ऑफिसर पे डाली जाती है। ये रिटर्निंग ऑफिसर कौन रहते हैं हम लोग देखेंगे ही बाद में, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इनका एक अलग रोल है।
अब सबको ये पता है कि भाई हमारे बूथ में, या फिर बूथ इन द सेंस समझ के चलो कि हमारा जो कुछ एरिया है, जो कुछ रीजन है, जो कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो अलग अलग बूथ हैं, हर बूथ में आपको जब इलेक्शंस रहेंगे तो इलेक्शंस के टाइम पे उस बूथ के बाहर आपको टेबल लगा के लोग बैठे हुए दिखेंगे। उनके हाथ में कुछ कागज़ की पर्चियाँ रहती हैं और वो रहती है वोटर लिस्ट। और अगर वोटर लिस्ट है, बनी है, बन रही है, बनाई जा रही है, तो उसे कोई ना कोई तो देखेगा। तो उस वोटर लिस्ट को मैनेज करने का काम रहता है आपके इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का। ये पूरा वोटर लिस्ट का काम जो है वो संभालते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इनका भी रोल उतना ही इम्पोर्टेंट। मतलब जो वन बाय वन हम लोग देख रहे हैं कि नेशन से लेके, स्टेट से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, फिर रिटर्निंग ऑफिसर जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा सबके रजिस्ट्रेशन सही तरीके से हो, इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अलग है। लेकिन इसके अलावा यहाँ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर दिख रहा है वो रहता है उस बूथ का हेड। हर बूथ में एक टीम रहेंगी, जो भी इलेक्शन बूथ रहेगा उस टीम में जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों का जो हेड रहेगा, जिसे सबको संभालना है, जिसे उस बूथ को संभालना है, वो रहता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अलावा जो नीचे हमें और एक जो पोस्ट दिखेंगी वो है ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर, इनका काम बस ये देखना है कि सारी चीज़ें सही तरीके से बूथ पे चल रही है या नहीं चल रही। यहाँ जो हम लोग जितने भी पोस्ट देख रहे हैं ना, उसमें से बस एक ही पोस्ट है जो लगभग 5 साल के लिए अपॉइंटेड रहते हैं, और वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बाकी जितने भी हैं, ऑब्जर्वर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, ये टेम्पररी पोस्ट हैं। मतलब बस इलेक्शन टाइम पीरियड के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है। जैसे ये जो ऑब्जर्वर है, ये कौन रहेंगे, तो आप जब भविष्य में अच्छी पोस्ट ले लिए, बहुत अच्छी पोस्ट ले लिए आपने, तो बहुत अच्छी पोस्ट मिलने पे आपको और एक चीज़ मिलेंगी, आप हर 5 सालों में लगभग लोकसभा का जब इलेक्शन रहेगा तो आप बनोगे रिटर्निंग ऑफिसर। मैंने कहा जब बहुत अच्छी पोस्ट मिल पाएंगी तब की बात है। अगर नहीं मिल पाई, अगर उससे कम पोस्ट मिली, तो आप लगभग ये वाला सीन जो है वो संभालोगे। आप रहोगे ऑब्जर्वर। एज अ पब्लिक सर्वेंट हमें अपॉइंट किया जाता है इलेक्शन के टाइम पे कि बूथ में आपको ऑब्जर्वेशन करना है। आप एज अ इंस्पेक्टर वहाँ पे जो है वो सारी चीज़ों को देखोगे। और फिर उनके हाथ के नीचे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ रहेंगे। बेसिकली जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस के जो स्टाफ रहते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो भी किसी स्कूल या कॉलेज का एक बहुत सीनियर पर्सन होगा, जिसने लगभग उसके लाइफ टाइम में 3 से 4 बार ड्यूटी की होगी, इलेक्शन ड्यूटी। उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो बनाया जाता है। तो ये टेम्पररी पोस्ट है, लेकिन सारे इन्हीं पोस्ट के चलते इस इलेक्शन को हम लोग फेयर कर सकते हैं, इस इलेक्शन को हम लोग सही तरीके से ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। बस अब लोग मुझे रिप्लाई दे दो कि क्लियर है क्या। किसी को कुछ डाउट होगा तो आप पूछ भी सकते हो, क्योंकि अब यहाँ मेरे सामने तो बैठे हो नहीं कि आपके एक्सप्रेशंस में पढ़ पाओ कि भाई समझा है नहीं समझा है। तो आप रिप्लाई करो सबके सब। फिर हम लोग देखेंगे कि कैंडिडेट की ओथ किसके सामने कैसे, क्या इसको लेके क्या रूल्स रेगुलेशंस है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हर वो कैंडिडेट जिसको इलेक्शन के पहले ओथ लेना है, वो ओथ किसके सामने लेते हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि समझ के चलो कि वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, ना किसी जेल में है। ऑफकोर्स कैंडिडेट्स जेल में भी रह सकते हैं क्योंकि, या फिर समझ के चलो कि कोई फॉरेन टूर पे नहीं गया, मतलब इंडिया में है और आराम से मोहल्ले में घूम रहा है। ऐसे जनरल कैंडिडेट्स को इलेक्शन के पहले ओथ देने का काम जिनका रहता है, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हैं ओथ वाला, वो रहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। 1 मिनट कहा गया, हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर। इनके सामने जो है वो ओथ लेना रहता है। बेसिकली वो कैंडिडेट को अपना नाम, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ही जाना पड़ता है। ओथ भी वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ही लेते हैं। अब ये रिटर्निंग ऑफिसर रहते कौन है भाई? जो कैंडिडेट, मतलब यहाँ अगर हम लोग माननीय श्री नरेंद्र मोदी, इनका भी अगर उनको भी अब खुद को रजिस्टर करना है इलेक्शन के लिए, उनको भी ओथ लेना है, तो उनको रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ही लेना पड़ेगा। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर रहते कौन है? तो ये रिटर्निंग ऑफिसर कुछ अलग नहीं, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर रहेंगे, ठीक है, जो IAS लेवल के ऑफिसर हैं, वही रहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। वो नहीं जाते किसी
कैंडिडेट के घर में कि भाई आओ आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो, हम आते हैं आपके घर, आपके बंगले में। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैंडिडेट को जाना पड़ेगा उसके कलेक्ट्रेट ऑफिस में और वहाँ जाके उसको फॉर्म भी भरना पड़ेगा और उनके सामने जो है वो ओथ भी लेना पड़ेगा। लेकिन ये सिचुएशन तब जब वो एक मतलब ना हॉस्पिटलाइज है, ना जेल में है, ना कहीं और है, मतलब जनरल कंडीशन में रिटर्निंग ऑफिसर उसको ओथ देते हैं। लेकिन अगर पर्सन जो इलेक्शन में खड़ा रहना चाहता है अगर वो हॉस्पिटलाइज है या फिर वो जेल में है, तो फिर उस कंडीशन में क्या, तो उस कंडीशन में जैसे अगर वो पर्सन किसी जेल में है, सजा काट रहा है, पहली बात अगर वो सजा भी काट रहा है फिर भी वो इलेक्शन में खड़ा रह सकता है। लेकिन अगर ऐसा है वो जेल में है, तब उस टाइम पे उस प्रिजन का जो सुपरिटेंडेंट रहेगा वो रहता है उसके लिए वो रिटर्निंग ऑफिसर, मतलब वो देंगे उस पर्सन को ओथ। अगर वो हॉस्पिटलाइज है तो उस हॉस्पिटल का जो कोई मेडिकल ऑफिसर रहेगा वो उसे ओथ देगा। और अगर वो आउट ऑफ कंट्री है तो ऐसे कंडीशन में उसे ओथ देने का काम जो है वो हमारे उस कंट्री में जो हमारा जो भी हाई कमिश्नर होगा, इंडियन हाई कमिश्नर, वो उनको ओथ देने का काम करेंगे। तो डिपेंड वो कहाँ पे है उस तरीके से हम उसे ओथ देते हैं। ऑफकोर्स कलेक्टर तो जाएंगे नहीं, हॉस्पिटल में वो भर्ती है या फिर जेल में है, ना वो पर्सन आएंगे स्ट्रेचर पे, तो इस कारण उस पर्टिकुलर मेडिकल ऑफिसर से या फिर वहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट होंगे जेल के, वो उन्हें ओथ देने का काम करेंगे। ठीक है। देन वोटिंग प्रोसेस ये कैसे चलती है इसे समझते हैं। इसको लेके भी कुछ स्पेसिफिक कुछ रूल्स है कि अगर हम लोग वोटिंग करवा रहे हैं, जो बूथ रहेंगे, जो सेंटर रहेगा, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल है, तो उस स्पेसिफिक रूल को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी वोटर रहे, फिर मैं मतलब वो वोटर मैं हूं या फिर आप हैं या फिर और कोई है, उस वोटर को जो बूथ मिलेगा वो उसके रेसिडेंट से, मतलब उस वोटर के रेसिडेंट से 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर दिया जाता है। आप देखना कभी आपने अगर वोट किया होगा या फिर आपके पेरेंट्स ने वोट किया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप रहते हो बर्डी में और आपका जो है वो बूथ आया है हिंगना में, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको इतने दूर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। आप ही के एरिया में किसी स्कूल या कॉलेज में आपका जो नाम है वो नाम वोटर लिस्ट में आया होगा कि भाई आपने यहाँ जाके जो है वो वोट करना है। तो ये रूल है कि वो जो कोई वोटर है उस वोटर के 2 किलोमीटर के रेडियस में पहली बात उसका बूथ रहे, और एक बूथ पे नॉट मोर देन 1500 कैंडिडेट्स वोटर्स, एक बूथ पे 1500 से ऊपर हम लोग वोटर्स को नहीं वो करते हैं। मतलब मैक्स टू मैक्स 1500 वोटर्स जो है वो एक बूथ पे जाके वोट कर सकते हैं। मतलब सीधा सिंपल मामला है, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर 4500 के आसपास लोग रहते हैं तो वहाँ पे 3 बूथ किए जाएंगे और कोशिश ये रहेंगी कि उस पर्सन के बिल्कुल 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर वो बूथ रहे। दूसरी बात कि जिस दिन इलेक्शन है उस दिन वो जो बूथ रहेगा वो एटलीस्ट मिनिमम कम से कम 8 आवर ओपन रहना ज़रूरी है। 8 घंटे के पहले उसको शट डाउन नहीं कर सकते। मतलब पता चला कि सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, इन्होंने 12 बजे ही क्लोज डाउन कर दिया, ऐसे नहीं होगा। कम से कम 8 घंटा वो बूथ जो है वो ओपन रहना ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल। इसके अलावा हम बात करेंगे ईवीएम मशीन्स की, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। 1998 के पहले ऐसा कोई फंडा इंडिया में नहीं था, हम पहले बैलेट पेपर पे ही वोटिंग लेते थे। 1998 से एक्चुअली ये इंट्रोड्यूस किया गया। और आज अगर हम लोग देखें तो हम हर इलेक्शन, मतलब आपके लोकसभा के इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शन हो या फिर आपके लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो, मतलब आप विलेज पंचायत के इलेक्शन में भी जाओगे तो वो भी बैलेट पेपर पे नहीं होते, वो भी आपको इसी तरीके से ईवीएम मशीन पे होते हुए दिखेंगे। तो हमने ये बेसिकली कब से जो है वो स्टार्ट किया है उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वो पॉइंट नीचे होगा, 1 मिनट। हाँ, सबसे पहले ईवीएम हमने यूज़ किया था वो भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, ऐसे फुल फ्लेज में नहीं। सबसे पहले हमने जब ईवीएम मशीन को यूज़ किया 1998 में, तो 3 स्टेट के असेंबली के इलेक्शंस थे। उन 3 स्टेट के असेंबली की इलेक्शंस में कुछ कुछ बूथ पे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने करना था, इसलिए कुछ कुछ बूथ पे हमने उसको यूज़ किया था, और वो थे राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली। ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होते हुए दिखेगा। अगर हम लोग फुल फ्लेज में देखें
तो हमने फिर अगले ही साल 1999 में गोवा असेंबली का इलेक्शन ये फुल ईवीएम पे लिया था, मतलब सारे बूथ्स पे हमने ईवीएम जो है वो सेटअप किए थे। ये असेंबली की ही बात चल रही है। अगर हम लोग लोकसभा का इलेक्शन देखें तो फर्स्ट वो लोकसभा इलेक्शन जो फुल ईवीएम पे हुआ तो वो 2004 का इलेक्शन था, जब लोकसभा का इलेक्शन ये पूरी तरीके से ईवीएम पे लिया गया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं तो लिखा होगा वो पॉइंट कि जहाँ पे आपको मिलेगा कि पहली बार 2004 में लोकसभा इलेक्शन, ये ऊपर ही है, लोकसभा इलेक्शन जो है वो इस ईवीएम मशीन से लिया गया। और उसी टाइम पीरियड में फिर कुछ एक पर्टिकुलर आपको रूल्स भी दिखेंगे कि इलेक्शन के टाइम पे 48 आवर्स तक जो लिकर शॉप्स है वो कम्प्लीटली बंद रहेगा उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में। ठीक है, इसके अलावा रिक्वायरमेंट फॉर नॉमिनेशन, हाँ ये एक पॉइंट, इसको लेके क्वेश्चंस ऐसे कुछ खास बनेंगे नहीं, लेकिन समझते हैं भाई कोई भी वो कैंडिडेट जिसको इलेक्शन में खड़ा रहना है ना, उसको एटलीस्ट खड़े रहने के लिए उसके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ वोटर्स का सपोर्ट रहना ज़रूरी है। हमने ये पॉइंट को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे देखा था कि 50-50 100 लोगों का सपोर्ट प्रेसिडेंट को, वैसे ही इधर अगर देखा जाए वाइस प्रेसिडेंट 20-20 का सपोर्ट, उसी तरीके से जो जनरल असेंबली या लोकसभा के जो वोटर्स है उनके लिए भी ये सपोर्ट ज़रूरी है। लेकिन देखो सपोर्ट के लिए क्या है, अगर वो पर्सन किसी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी से है तो उसे एटलीस्ट, अगर वो किसी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मतलब कोई ऐसा जैसे बीजेपी जैसे या फिर कांग्रेस जैसे या फिर आम आदमी पार्टी जैसे या फिर शिवसेना जैसे रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं है, तो फिर एटलीस्ट उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको एटलीस्ट 10 वोटर का सपोर्ट पहले मिलना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 10 वोट मिलने के बाद वो चुन के आ जाएगा, नहीं, जब वो नाम लिखने जाएगा ना तो उसको एटलीस्ट उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के 10 लोगों के एड्रेस प्रूफ देने पड़ेंगे कि भाई ये देखो ये सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, अगर वो किसी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है तो। और अगर वो किसी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी से है तो एक वोटर भी चल जाएगा। अब बीजेपी से है, बड़ी पार्टी है भाई, तो एक वोटर का भी अगर उसे सपोर्ट है तो फिर काम हो जाएगा। तो ये रूल जो नॉमिनेशन के लिए जाएंगे उसके लिए है। इसके अलावा डेथ ऑफ कैंडिडेट, इलेक्शंस थे, हर पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, अब इलेक्शन बिल्कुल 10 दिन पे आया है, जोरों शोरों से जो है वो इलेक्शन का प्रमोशन चल रहा है। बाई चांस किसी कैंडिडेट ने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया, उसको अटैक आ गया और उसकी डेथ हो गई, तो फिर क्या, अब कैंडिडेट का सीट तो वैकेंट हो गया। तो यहाँ पे उसके लिए एक नया रूल बना है कि भाई वो पार्टी जिसका कैंडिडेट जिसकी डेथ हो गई, तो उस पार्टी को ये राइट दिया जाता है कि आपने उस पर्सन के कैंडिडेट जो ऑलरेडी, क्योंकि उसने सारा जिसको हम लोग कहेंगे कि फॉर्मेलिटीज कर दिया भाई, वो ऑलरेडी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाके उसने खुद को रजिस्टर्ड कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, ओथ ले लिया, सारी चीज़ें होगी, पैसा खर्चा हो गया, भाई साहब का सब हो गया, अब यहाँ पे उसका पोस्ट हो गया वैकेंट, तो अब करे क्या, उसके लिए एक रूल है कि उसका डेथ होता है, उसके डेथ के दिन से नेक्स्ट 7 दिन के भीतर उस पॉलिटिकल पार्टी को अपने नए कैंडिडेट का नाम ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। 7 दिन का ही पीरियड है। अगर 7 दिन के अंदर ये चीज़ें नहीं होती है तो फिर उस पार्टी को उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना कैंडिडेट खड़ा करने का राइट नहीं होगा। ठीक है, डेथ ऑफ कैंडिडेट। देन टाइम लिमिट फॉर बाय इलेक्शन, यहां तक क्लियर है? पहले तो ये बताओ, टाइम लिमिट फॉर बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन क्या, पहले उसे समझते हैं। जैसे लोकसभा के इलेक्शंस 543 सीट्स के लिए होते हैं, 5 साल के लिए आएंगे मेंबर्स, लेकिन जो 543 सीट्स भरी जाएंगी, हो सकता है भी कि उसमें से किसी मेंबर ने बीच में से ही अपने पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया, या फिर वो और कहीं चुन के आ गया, या फिर उसका डेथ हो गया, या फिर किसी भी कारण से उसका पोस्ट अगर वैकेंट होता है, तो जो पोस्ट वैकेंट हुआ है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वैकेंट हुआ है, उसको हम लोग खाली तो रखेंगे नहीं, उसको तो भरा जाएगा। तो उसको भरने के लिए बीच में ही हम लोकसभा के उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो पोस्ट वैकेंट हुआ है, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उस पोस्ट को भरने के लिए हम जब इलेक्शन लेंगे, उसको कहा जाता है बाय इलेक्शन। क्लियर होगा कि बाय इलेक्शन क्या है? ठीक है। अब उसके लिए रूल क्या है? रूल ऐसा है
कि जैसे समझ के चलो कि भाई 5 इयर्स के लिए वो बंदा आया था, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर हुआ। एग्जाम्पल लेंगे, 2024 को कोई पर्सन लोकसभा में चुन के आ गया, 2029 तक उसका जो है वो टाइम पीरियड है, लेकिन अगर किसी कारण से 2026 में ही उसकी विकेट गिर गई, मतलब उसका डेथ हो गया, अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसे? क्योंकि सामने तो 3 साल है, अब 3 साल के लिए उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटर रहना जरूरी है ना। तो रूल ये है, और वो भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि 2026 को एग्जांपल के लिए कि 18 अप्रैल को उसका पोस्ट वैकेंट हुआ। आज वैसे भी हीट वेव वाला था, गया होगा बाहर घूमने, कुछ हो गया, अगर ऐसा हुआ तो रूल ये बताता है कि उसका पोस्ट वैकेंट होने से नेक्स्ट 6 मंथ के भीतर उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमें इलेक्शन देना पड़ेगा उस पोस्ट को भरने के लिए। ठीक है, तो 6 मंथ का टाइम पीरियड रहता है। अब जरूरी बात, अब ये 5 साल का मामला था, 2024 में आया, 2026 में अगर उसे कुछ मतलब डेथ हो गया या फिर कुछ भी हो गया, वैकेंट हुआ, तो 6 महीने के भीतर उसका पोस्ट भरना है। लेकिन उसका जो टर्म था, इस एग्जाम्पल में उसका टेन्योर कितना बचा है? लगभग 3 साल का। रूल ये बताता है कि उसका जो रिमेनिंग टर्म है, टेन्योर है, अगर वो 1 साल का ही बचा होगा, मतलब 4 साल हो गए थे उसको, 1 ही साल बचा था, उसमें उसका पोस्ट किसी कारण से वैकेंट अगर हो गया तो फिर बाय इलेक्शन नहीं होंगे। 1 साल उस पोस्ट को, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को ऐसे ही वैकेंट रखा जाएगा, क्योंकि साल भर में फ्रेश इलेक्शन होने वाले हैं ही, तब फिर वो पोस्ट भी भरी जाएंगी। क्लियर? ठीक है। देन नेक्स्ट, हॉलीडे फॉर एम्प्लॉइज ऑन पोलिंग डे। इलेक्शन के टाइम पे एम्प्लॉयज को छुट्टी, लेकिन कौन से एम्प्लॉयज को छुट्टी? पब्लिक सेक्टर के नहीं, पब्लिक सेक्टर के नहीं। हम लोग पब्लिक सेक्टर के लोगों को छुट्टी देंगे तो हो गया, फिर तो सरकार का तो बैंड बज जाएगा। सरकार का तो बजेगा वो अलग बात, इलेक्शन का ही बैंड बजेगा, क्योंकि पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं वो पब्लिक सर्वेंट ही रहते हैं, और अगर हम लोग उन्हें को छुट्टी दे दिए तो थोड़ी कैसे काम होगा। उन्हें छुट्टी की बात नहीं चल रही है यहाँ, छुट्टी पेड छुट्टी, पेड छुट्टी जो मिल रही है वो पेड वाला ही नहीं मामला, हाँ, पेड हॉलीडे जो मिल रही है वो मिल रही है प्राइवेट सेक्टर को। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कल अगर इलेक्शन है, कल तो संडे है लेकिन एग्जांपल, कल अगर इलेक्शन है, वर्किंग डे है, और प्रयास एकेडमी में अगर दीक्षा मैडम, प्राची मैडम काम कर रहे हैं, तो मुझे इसका कोई राइट नहीं है कि मैं उनको कंपलसरी काम पे बुलाऊं। वो छुट्टी ले सकते हैं, मेरा कोई कंपल्शन नहीं रह सकता है कि नहीं आपको काम पे आना ही है। वो छुट्टी ले सकते हैं, और उस छुट्टी के लिए मैं उनका पेमेंट भी नहीं काट सकता, क्योंकि वो पेड हॉलीडे रहता है। ये रूल है इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए लागू होता है। देन प्रोहिबिशन ऑन कॉन्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका मतलब ये है, मतलब ठीक है, ये तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ प्रोहिबिट किया जा रहा है किस चीज़ के लिए? 2 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े रहने के लिए। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी कैंडिडेट ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा रह सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे कि मोदी जी 2014 में एक वडोदरा से भी खड़े थे और दूसरा वाराणसी से भी खड़े थे, दोनों से चुन के भी आए थे। इसके अलावा अगर हम लोग राहुल गांधी जी को देखें, 2019 की बात है, तो वायनाड से भी खड़े थे और इधर अमेठी से भी खड़े थे। तो कोई एक कैंडिडेट ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा रह सकता है इलेक्शन के लिए, नॉट मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है। देन आपके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो रिफॉर्म्स आए हैं, वो ये तो सारी चीजें हमने इसके पहले देखा है, लेकिन फिर भी रिपीट करते हैं। आज देखो, हम कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो प्रपोजर्स है एंड सेकेंडर्स हैं वो 50-50 की जरूरत रहती है। पहले ये 10-10 था, मतलब 10 प्रपोजर्स 10 सेकेंडर्स, मतलब 20 लोगों का साइन है तो काम होता था। अब उसी को 10 to 50 तक करने वाला ये जो नया रूल बना है ये 1997 से। 1997 के पहले 10-10 लोग की जरूरत रहती थी, अब 50-50 लोग की रहती है। सेम अगर हम लोग वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट को आज 2020 है, पहले ये 5 and 5 10 था, आज 2020 40 है। तो ये चेंजेस भी 1997 से हमें दिखते हैं। ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन ऑफ वोटिंग बाय प्रॉक्सी। एक सिंपल, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो जनरल वोटर्स हैं, मतलब मैं जनरल वोटर हूं, आप जनरल वोटर हो,
तो हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है वोटिंग के लिए। मतलब ये कि हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग रखते हैं या फिर हम जिस बूथ से आते हैं, हमें उसी बूथ उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके वोट करना है। आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आप मुंबई चले गए किसी कारणवश या फिर पढ़ने चले गए साल भर के लिए, उस टाइम पे लोकसभा या असेंबली का इलेक्शन है, तो आप मुंबई में किसी भी बूथ में जाके जहां मर्जी करे, जहां इच्छा हो, नहीं ये बूथ बढ़िया दिख रहा है चल के आते हैं यहाँ वोटिंग देते हैं, नहीं हो पाएगा। आपको वापस आना पड़ेगा नागपुर, अपने बूथ में आपको वोट करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा मामला है। लेकिन कुछ ऐसे जिसको हम लोग कहेंगे कि सेक्टर्स हैं, जिस सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को हम कुछ जिसको हम लोग कहेंगे कि एक रिलैक्सेशन देते हैं वोटिंग के लिए। जैसे पब्लिक सर्वेंट अगर आप हो तो पब्लिक सर्वेंट अपना वोट जो है वो जिसको हम लोग कहेंगे कि लेटर वोट दे सकते हैं, वो बाय लेटर इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं। मतलब वहाँ पे कि भाई मेरा वोट इस पार्टी को, वो इस तरीके से भेज सकते हैं, उसको पोस्टल वोट कहते हैं हम लोग। हमें वो राइट नहीं है। हमने अब तक ऐसे आप लोगों ने कोई बड़े झंडे गाड़े नहीं है कि आपको पोस्टल वोट देने का राइट मिलेगा। लेकिन इसके अलावा, मतलब सर्वेंट के अलावा, जो आर्म फोर्सेस एंड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, यहाँ जो सर्वेंट है उन्हें इससे भी थोड़ा हट के राइट मिलता है। वो ये, क्योंकि ऑफकोर्स वो तो यहाँ है नहीं, वो बॉर्डर एरिया में हो गए, तो वो अपने रिप्रेजेंटर को भेज के वोट कर सकते हैं डायरेक्टली, उनको पोस्ट करने की भी जरूरत नहीं। मतलब ऑफकोर्स उसके घर का कोई भी बंदा जो है वो जाके वोट कर सकता है। तो ये जो ऑप्शन है या फिर ये जो राइट है, ये बस आर्म फोर्सेस एंड मिलिट्री फोर्सेस पे जो कार्यरत जो सर्वेंट है उन्हीं को दिया गया है और किसी को नहीं। ठीक है। देन राज्यसभा के इलेक्शन में कुछ चेंजेस जो आए हैं 2003 में, वो क्या है? तो ये चेंज भी हमने इसके पहले देखा है। वो ऐसा है कि जैसे राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम चाहेंगे कि भाई वो उसी स्टेट का पर्सन हो जहाँ वहाँ से अगर चुन के आ रहा है। तो जैसे महाराष्ट्र से 19 मेंबर जाते हैं राज्यसभा में चुन के, तो वो 19 मेंबर्स महाराष्ट्र से हो, हम ये आशा रखेंगे। लेकिन इसी रूल को जो है वो चेंज करने का काम 2003 में हुआ, और वो ये जैसे महाराष्ट्र के बाहर से भी कोई पर्सन ये महाराष्ट्र से खड़ा होकर राज्यसभा में चुन के आ सकता है। ये 2003 में चेंजेस लाए गए। ठीक है। देन फ्रीडम फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू एक्सेप्ट डोनेशन 2003 का रूल है, और ये रूल ये बताता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि उन्होंने कितने तक डोनेशन जो है वो एक्सेप्ट करना है। ना ही अनलिमिटेड, जितना भी पैसा है कोई उनको हिसाब नहीं मांगेगा, ना उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस डाल सकता है कि आप इसके लिमिट के ऊपर पैसा नहीं ले सकते। वो कितना भी ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बस रूल ये है कि अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को किसी एक ही पर्सन से 20,000 से ज़्यादा अमाउंट आता है, तो वो उसने बस इलेक्शन कमीशन को नोट करवाना है कि भाई ये पर्सन से हमारे पास इतना पैसा आया, बस। इसके अलावा वो कितना भी पैसा सामने के कंपनी से या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या पर्सन से वो ले सकते हैं। ठीक है। ये 2003 में उन्हें राइट दिया गया। देन ब्रेल फीचर्स। आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, डेमोक्रेटिक कंट्री में वोटिंग का राइट सबको है, और अगर सबको है तो जो ब्लाइंड पर्सन है उनको लेके फिर एक क्वेश्चन मार्क भी बन जाता है बिल्कुल, कि उन्हें अगर वोट करना है तो वो कैसे वोट करें। मतलब उन्हें दिखेगा ही नहीं। उनको अगर वो बटन ही ना दिखे कि कमल कहाँ खिल रहा है, पंजा कहाँ दिख रहा है, तो वो वोट कैसे करेंगे। चलो, अगर हम उसे ये ऑप्शन देते हैं कि भाई आप आपके घर के किसी सदस्य को वहाँ ले जा सकते हो और उनके पूछ सकते हो कि हाँ भाई ये कौन सी बटन है, ये बटन है क्या, हाँ वहाँ क्लिक करो। ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी में आपका जो वोट रहता है वो सीक्रेट वोट रहता है। तो सीक्रेट वोट हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, तो आप कैसे ले जा सकते हो किसी और को। लेकिन फिर उस वोटर्स का क्या, तो उन वोटर्स के लिए एटलीस्ट उन्हें ब्रेल फीचर्स तो पता है, ब्रेल को तो वो पढ़ सकते हैं। इसी कारण जो बटन्स रहते हैं ईवीएम मशीन्स की, उस बटन्स में ब्रेल सिस्टम लगाया जाए, ये आइडिया सामने आया। और 2004 में सबसे पहले आसिफ नगर
आई थिंक आंध्र प्रदेश में, यस, आसिफ नगर में ये सबसे पहले यूज़ किया गया था 2008 में, ठीक है। 2004 से ये रूल है और 2008 से फिर जो है वो लगभग सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे ईवीएम पे ब्रेल सिस्टम को लगाया गया, ठीक है। तो ब्रेल सिस्टम आज हमें सारे ईवीएम पे दिखती है। देन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ओपनिंग या फिर एग्जिट पोल, 2010 को ये रूल बना है, लेकिन एग्जिट पोल होता है आज भी, कोई बड़ी बात नहीं है। देन इंक्रीज इन सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट। याद करो जब हम लोग प्रेसिडेंट पढ़े थे, वाइस प्रेसिडेंट पढ़े थे, तो हमने ये पढ़ा है कि इलेक्शन के पहले कैंडिडेट्स को 15,000 रुपीज़ जो है वो आरबीआई में सब डिपॉजिट करना रहता है। वैसे ही लोकसभा असेंबली के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी रखना पड़ता है डिपॉजिट। कितने, क्या, उसे समझते हैं। अगर वो पर्सन जनरल कैंडिडेट से है तो पहले लोकसभा के इलेक्शन के लिए उसे 10,000 डिपॉजिट रखना पड़ता था, जनरल कैंडिडेट लोकसभा इलेक्शन। लेकिन 2009 में इस डिपॉजिट अमाउंट को बढ़ाया गया, आज ये अमाउंट है 25,000। और अगर वो पर्सन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है तो पहले उनके लिए जो था अमाउंट डिपॉजिट का वो 5,000 था, आज वो बढ़ के 12,500 हुआ है लोकसभा। वही अगर हम लोग असेंबली देखें तो जनरल कैंडिडेट्स पहले 5,000 था, बढ़ा के 10,000 किया गया। SC STs पहले 2,500 था, उसको बढ़ा के 5,000 कर दिया गया, ठीक है। तो ये रेंज जो है वो बढ़ाई गई। इसके अलावा वोटिंग राइट्स फॉर इंडियन सिटीजन्स रिसाइडिंग अब्रॉड, जो फॉरेन में है, पढ़ रहा है, जॉब कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, उसका 18+ हो गया, वो वोटर हो गया, उसको वोटिंग फॉर्म भरना है, अपना वोटर का ID बनाना है, तो उसके लिए एब्रॉड से उसको इंडिया आने की ज़रूरत नहीं, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन करके वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जो है वो ऐड ऑन कर सकता है। लेकिन बस अपने नाम को रजिस्टर्ड करने के लिए उसे ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है। जब वोटिंग की बारी आएंगी तो उसको अब्रॉड से इंडिया ही आना पड़ेगा और इंडिया आके ही उसे वोट करना पड़ेगा। बस एप्लीकेशन वो कर सकता है ऑनलाइन वोटिंग के लिए, लेकिन उसे इंडिया आना है, ठीक है। देन वीवीपैट, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, बड़ा सिंपल, उसको एक इसमें बताऊं मैं। आपने अगर वोट किया होगा तो आपने देखा होगा, नहीं किया होगा भविष्य में जब करोगे तो बिल्कुल वीवीपैट पे ध्यान रखना है आपने। हम बूथ पे जाते हैं वोट करने के लिए जब, तो बिल्कुल कोने में ऐसा एक बड़ा सा बॉक्स रखा रहेगा, उसके पीछे छुपी हुई रहेंगी मशीन जहाँ पे जाके हमें वोट करना है। अब वहाँ पे बटन्स रहेंगी, बटन्स पे साइंस रहेंगे आपके पॉलिटिकल पार्टी के साइंस। देन बगल में जो है वो आपके कैंडिडेट का नाम भी रहेगा। चलो ठीक है, आपने बटन तो दबा दिए, कमल पे दबाया, लेकिन हमारा वोट सही में कमल पे ही गया क्या, वो शो होना ज़रूरी है। तो आपने वोट देने के बाद बिल्कुल राइट साइड में नीचे एक छोटा सा स्क्रीन रहता है, उस छोटे स्क्रीन पे एक रिसिप्ट जनरेट होती है कागज़ की, जिसमें लिखा रहेगा कि आपका वोट इस कैंडिडेट को गया, ये उस पॉलिटिकल पार्टी का है, ऑल दैट। ये रिसिप्ट उस डिस्प्ले पे 7 सेकेंड डिस्प्ले करती रहती है। 7 सेकेंड के बाद वो अपने आप कट हो जाता है और वो पर्ची नीचे गिर जाती है। तो ये जो रिसिप्ट है जो हमें प्रूफ दे रही है कि आपका वोट देखो इस पे, इस पर्सन को ये गया है, उसको हम लोग कहते हैं वीवीपैट। और ये हमारे इंडिया में जब शुरू हुआ तो सबसे पहले उसको हमने नोक्सेन में, हाँ नोक्सेन असेंबली इलेक्शन में उसको सबसे पहले यूज़ किया गया 2013। नागालैंड नोक्सेन कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे पहले यूज़, ये आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो चेंजेस है ये सबसे पहले कहाँ हुआ, कहाँ पे यूज़ किया गया। तो नोक्सेन में सबसे पहले यूज़ किया गया, बाद में तो हर जगह आपको दिखेगा, ठीक है। डन। वो कैंडिडेट जो जेल में है वो इलेक्शन लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा, इसको लेके बीच में काफ़ी डिस्कशन हुआ और उस डिस्कशन में 2 कोर्ट के डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट आए। एक पटना हाई कोर्ट था और दूसरा जो था वो सुप्रीम कोर्ट। पटना हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था 2013 में, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्लेयर किया, वो ये
कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर जेल में है तो उस पर्सन को इलेक्शन में खड़े रहने का राइट नहीं होगा। ये खुद हमारे जुडिशरी ने दिया हुआ जजमेंट था, लेकिन उस जजमेंट को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक एक्ट है 1951 का, उसमें अमेंडमेंट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और उस एक्ट में अमेंडमेंट करके फिर से वो राइट उस कैंडिडेट को दिया गया कि अगर कैंडिडेट जेल में भी है तो भी वो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है, इलेक्शन में खड़ा रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने उसको संभालने की कोशिश तो की, लेकिन पार्लियामेंट ने फिर से ऐसा एक्ट बनाया जो राइट देता है कैंडिडेट को कि वो बिल्कुल कैंडिडेट जेल में भी है फिर भी वो इलेक्शन में खड़ा रह सकता है। देन इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन 2013 से, जैसे जो मेंबर बन गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ऑफकोर्स किसी कारण से उसको उस पोस्ट से हटाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा है कि अगर वो 60 डेज कंप्लीटली अगर वो अब्सेंट है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। पहले ऐसा था कि किसी भी कारण से अगर उसको हटाया गया पोस्ट से तो उसके बाद भी उसको 3 महीने का टाइम पीरियड मिलता था कि वो अपील करे उस बात को, और मतलब वो 3 महीने तक जो है वो उस पोस्ट पे रह सकता था एज अ मेंबर, क्योंकि 3 महीना उसके पास दिया है, उसके बाद अपील जाएगा, उसके बाद फिर से कोर्ट वोट जो है वो डिसीजन देगा। लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये डिसीजन दिया था कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, आपने हाउस ने अगर उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया तो 1 दिन भी नहीं मिलेगा, उसके बाद वो उस पोस्ट पे होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चेंज 2013 से। इलेक्शन एक्सपेंडिचर 2014 में जो चेंज हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। ये 2014 के चेंजेस हैं, 2024-25 में फिर से चेंजेस हुए हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे समझाता हुई, लेकिन अभी पिछले साल या फिर उसके बिल्कुल 1.5 साल पहले भी ये इंक्रीज़ हुआ है कि एक पर्सन अपने इलेक्शन के प्रमोशन को लेकर कितना पैसा खर्च कर सकता है, उसको भी लिमिटेशंस है। जो नए चेंजेस है आपने याद से लाना है। मैं नेक्स्ट सेशन में जब भी मैं आपको मिलूँगा तो मैं वो चेक करूँगा कि अभी क्या लिमिटेशंस है एक्सपेंडिचर के। पहले देखो क्या था, पहले बेसिकली 2014 के पहले अगर इलेक्शंस लोकसभा के हैं तो लोकसभा कैंडिडेट्स के लिए, वो भी मेजर स्टेट्स, बड़े स्टेट्स के लिए, पहले ये था कि वो 40 लाख तक अपना प्रमोशन पे खर्च कर सकता था। उसको बढ़ाया गया 2014 में और उसे किया गया 70 लाख। अगर मतलब बड़े स्टेट्स नहीं हैं तो उनको लिमिटेशन था 16 लाख का, 16 to 40 लाख का, उसको बढ़ा के 54 लाख का किया गया। तो ये इंक्रीज किया गया कि आप प्रमोशन के लिए पैसा खर्च कर सकते हो। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो बड़े स्टेट्स हैं उनके लिए लिमिटेशन था 16 लाख टू 28 लाख, उसको बढ़ाया गया था सामने 20 लाख तक। ठीक है, छोटे और बड़े स्टेट्स के लिए, दोनों के लिए। तो लिमिटेशंस बढ़े, पिछले साल फिर से बढ़ाए गए, तो वो क्या और कितने बड़े हैं वो आपने याद से निकालना है। एंड लास्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, ये अभी अभी की बात है, 2015 का ये चेंज है। बहुत बार जो ओल्ड एज है वो ओल्ड एज कंफ्यूज रह सकते हैं जब वो वोट करने जाएं, क्योंकि एक ही बूथ पे, ओल्ड एज क्यों, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि एक ही बूथ पे हो सकता है कि जो लगभग 8, 10, 12, 13 जितने पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स खड़े रहते हैं, तो हो सकता है कि 2 पार्टीज के मेंबर्स जिनका नाम सेम हो, और अगर सेम हो तो कन्फ्यूजन तो रहेगा। भले ही सिंबल से हम लोग जान पाएंगे लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए 2015 से ये रूल आया था कि भाई कैंडिडेट्स ने अपने फोटोग्राफ्स भी देना है, तो उनके फोटोग्राफ्स भी रहेंगे कि एटलीस्ट अगर पर्सन कंफ्यूज हो, सेम नाम के हो तो एटलीस्ट वो फोटोग्राफ को देख के पहचान सके कि उसका कैंडिडेट कौन सा है। उसके लिए ये नया रूल 2015 से, लेकिन फोटोग्राफ लेना ही उनसे ये कंपलसरी नहीं किया गया, आप दे सकते हो। तो एटलीस्ट वो जो कंफ्यूजन आ सकता है, रह सकता है, वो दूर हो सकेगा। ठीक है, सो इतना टॉपिक जो हमारा बाकी था पॉलिटी का वो अभी हमने फिनिश कर दिया है, खत्म हो गया यहाँ पे।